अब हम एक नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ whose domain and range are subsets of set of complex number c is called complex function। मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन वाला जो सेट होता है वो भी c का सबसेट होता है और जो रेंज वाला सेट होता है वो भी c का सबसेट होता है। अब इस लिहाज से देखें तो जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक डोमेन को हम स्टडी कर रहे हैं। When the domain of a complex function is not explicitly stated, अगर आपको फंक्शन की डोमेन के बारे में नहीं बताया गया तो हम हमेशा फर्ज करेंगे कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है उसको हम डोमेन लिया करेंगे, जिसके लिए एफ ऑफ जी जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। अनडिफाइंड वाले नंबर्स हम उसमें नहीं लेंगे। दिस इज कॉल्ड नेचुरल डोमेन। तो जब ये ऐसा सेट आप लेंगे जो सबसेट हो सी का, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, उस डोमेन को हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की नेचुरल डोमेन का नाम दिया करेंगे। जैसे ये एक फंक्शन दिया हुआ है, अब ये फंक्शन कहीं भी अनडिफाइन नहीं है तो इसीलिए इसकी डोमेन सारा सेट ऑफ रियल नंबर है। इसी तरह दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है ये भी कहीं भी अनडिफाइन नहीं है तो ये भी, इसकी डोमेन भी सारा सेट ऑफ रियल है, सॉरी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह ये जो आपके पास फंक्शन है इसमें आप देखें इसमें बटा आ गया तो बटे के नीचे जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम जी की वो वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं जिसके लिए ये जीरो होता है। वो दो वैल्यूज निकल आती हैं, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है कि इसकी नेचुरल डोमेन जो होगी इस फंक्शन की वो सारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एक्सेप्ट +1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। जी मजीद हम ये कहते हैं कि अगर W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, देन इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जी, तो कोई भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी लेते हैं तो इसका इमेज जो है अंडर दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस टाइप। ये कैसे निकलेगा? जब हम z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा y, तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, इसको हम दो रियल फंक्शन की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो u होगा इसको हम कहेंगे कि ये उस फंक्शन का रियल पार्ट है और जो v होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, इस फंक्शन की अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करने हैं। तो तरीकाकार एफ ऑफ जी की जगह पर आप रखेंगे u प्लस वी और z की जगह पर आप x प्लस आयोटा वी, यहाँ भी z की जगह x प्लस आयोटा y। यहाँ पर इसकी रियल वैल्यू x निकल आएगी तो 2x आ जाएगा। इनको आप सिंप्लीफाई करके दोनों साइडों पर रियल को कंपेयर कर लें तो वो u आ जाएगा और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे तो वो v जो है वो y के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स लिखी हुई हैं। सॉरी, ये 1 सारे लिखे गए, ये सेकंड है और ये थर्ड टाइप है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये है कि जो वैल्यू आप डोमेन में से उठाएंगे वो भी कॉम्प्लेक्स होगी, जो आपको रेंज वाले सेट में मिलेगी वो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी। मतलब जो डोमेन वाला सेट है वो भी सी होगा और रेंज वाला सेट भी सी होगा, या उनके सब सेट भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि कंप्लीट सी हो, सी का सबसेट हो सकता है लेकिन आयोटा की फॉर्म में। इसी तरह सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। मतलब जो डोमेन का एलिमेंट है, डोमेन वाला सेट है वो सेट ऑफ रियल है लेकिन जो इसकी रेंज है वो सी है। जैसे यहाँ पर
इसकी शक्ल जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पर आप रियल वैल्यू पुट करेंगे रियल वैल्यू पार्ट में और इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। एक सिंगल वेरिएबल टी होगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये फंक्शन है। अब यहाँ पर टी एक रियल वेरिएबल है, लेकिन इसका जो इमेज निकलना है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स निकलना है। मिसाल के तौर पे टी की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ 1, टी की जगह अगर हम 1 रख लेते हैं तो इसका इमेज निकलेगा टी स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, और फिर टी की जगह 1 रखेंगे तो वो आपके पास 1 - 1 0 आ जाएगा, तो आयोटा 0 लिखेंगे। तो कोई और नंबर पुट करेंगे तो नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट भी आ सकता है। इसी तरह रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मतलब यहां पर फंक्शन का जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन जो आप वैल्यू पुट करेंगे वो सी में से पुट करेंगे। जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, यहाँ पर अगर आप जी की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा रियल नंबर मिलेगा, या फिर इस तरीके से आपने ये फंक्शन डिफाइन किया होगा तो इसका जवाब भी रियल निकलेगा। तो ये 3 किस्म के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो सकते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे पहले सवाल में फाइंड द नेचुरल डोमेन्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये वाला जो फंक्शन है ये कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसकी नेचुरल डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन सेकंड फंक्शन में यहाँ पे बटा इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पर z की वो वाली वैल्यूज आप निकाल लें जहां पर ये 0 आ जाता है, तो ये 3 वैल्यूज निकलती हैं, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसीलिए 3 वैल्यूज इसकी निकलेंगी जहां पर ये बटे में 0 देता है। तो इनको आप नेचुरल डोमेन में से एक्सक्लूड कर देंगे तो ये इसकी नेचुरल डोमेन आ जाएगी। इसी तरह तीसरे फंक्शन में यहाँ पर z की जगह अगर आप 1 पुट कर देते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है, तो नेचुरल डोमेन इसकी एक्सेप्ट 1 होल कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आ जाएगा। इसी तरह नीचे ये जो z mod -1 है, अब z mod जो है इसका रिजल्ट अगर 1 आ जाता है तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए आपने z mod जो है ना उसको 1 के इक्वल नहीं लेना। बेसिकली ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि z mod जो होता है ना इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाए तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। इसका मतलब है कि ये जो ये वाला फंक्शन हमें दिया हुआ है इसकी डोमेन में यूनिट सर्कल वाली वैल्यूज नहीं आएंगी जो उसकी बाउंड्री के ऊपर मौजूद है, बाकी सारे के सारा कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो इसकी डोमेन में शामिल हो जाएगा। तो इसकी डोमेन मैंने लिखी हुई सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्कल। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है, आपने इनकी रेंज फाइंड करनी है। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसकी आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इसको कार्टेशियन वेरिएबल में लिखते हैं तो ये सिर्फ आपके पास y आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर उसने मेंशन करके दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर z mod जो है ना ये लेसर इक्वल टू 2 है। जो आपने रेंज निकालनी है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं जो एक सर्कल के अंदर है, उस सर्कल का रेडियस 2 है और वो सारे के सारे उसके अंदर है, तो इसमें से सारे नंबर उठाकर आपने रेंज बतानी है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्लोज्ड सर्कल बन रहा है, डिस्क है, क्लोज्ड डिस्क, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो y वाली वैल्यूज निकलनी है। अब y एक्सिस के ऊपर आप जाएं तो इस सर्कल का रेडियस जो है वो 2 है, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर -2 है, तो इसका मतलब है y की कौन सी वैल्यूज होंगी, -2 और 2 के दरमियान होगी, तो इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की रेंज जो है वो -2 से 2 तक होगी। दोबारा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y। इसका आपने इमेजिनरी पार्ट लिया वो y आ गया, इसका मतलब जो y की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इस फंक्शन की रेंज देगी हमें। अब यहां से
हमें ये कंडीशन दी हुई है कि सारे z जो है ना वो सारे पिक करने हैं, इसको इस क्लोज्ड डिस्क के अंदर से पिक करने हैं। अब इसमें आप देख लें कि y की वैल्यूज कहां से स्टार्ट होती हैं। ये -2 है y और ये y +2 है। तो चूंकि ये क्लोज्ड डिस्क है तो इसके अंदर वाले सारे नंबर शामिल हो गए y वाले। यहाँ पर y दिया हुआ है ना हमें, तो इसलिए y की वैल्यूज -2 से 2 तक की शामिल होगी। तो इसीलिए इसकी जो रेंज है वो -2 से 2 तक आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमें एक और फंक्शन दिया हुआ है, इसकी भी हमने रेंज मालूम करनी है। और इसमें कंडीशन ये दी हुआ है कि जो z का रियल पार्ट है, मतलब x की वैल्यू है, वो 0 और 1 के दरमियान हो, मतलब ये 0 से 1 तक हो। और इसी तरह इमेजिनरी जो है वो भी 0 से 1 तक दिया हुआ है। तो x और y की हमें हदूद अरबा बता दी गई है कि वो यहां से यहां तक है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने स्क्वायर के अंदर रहते हुए रेंज मालूम करनी है। तो अब इसमें आप देखें, ये मैंने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर लिख दिया है। अब इस फंक्शन की सबसे जो बड़ी वैल्यू है ना वो कितना तक हो सकती है। अगर आप इसके अंदर 0 पुट करें, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 0 0 है, x भी 0 रखें, y भी 0 रखें, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो अगर आप यहां तक चले जाते हैं इस साइड पर, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 0 होगा। अगर आप ये इसके अंदर पुट कर देते हैं तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 0 और आयोटा होगा, तो ये पुट करते हैं तो ये भी आपको 1 ही देंगे रिजल्ट। और अगर इस कॉर्नर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो 1 प्लस आयोटा है, तो इसमें 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर यहाँ पर भी 1 आएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना वो आपको ये वाली मिलने वाली है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू 0 थी, सबसे बड़ी वैल्यू √2 है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से √2 तक आ जाए। जी, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने नेचुरल डोमेन भी मालूम करनी है और रेंज भी मालूम करनी है। रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना तो हमें बहुत सा आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसी कुछ एग्जांपल्स चूज की हुई हैं कि कॉम्प्लेक्स की भी हमें डोमेन और रेंज निकालने का तरीका समझ आ जाए। जी, अब इसकी पहले तो हम डोमेन मालूम करनी है। तो डोमेन के लिए आप क्या कहेंगे कि जो नीचे z मॉड है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें, अगर मैं इसको z मॉड को 0 ले लेता हूं, इसको हम 0 रख लेते हैं, तो अब इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, x² प्लस y² आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यकीनन आप ये कहेंगे कि इसका जो सेटिस्फाई करने वाला इसका सोल्यूशन है वो ये है 0 प्लस आयोटा 0, मतलब ओरिजिन। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इसकी जो डोमेन वैसे मैंने इधर लिखी नहीं है, लेकिन इसकी डोमेन ये बनेगी, डोमेन इज द सेट ऑफ होल कॉम्प्लेक्स नंबर्स C एक्सेप्ट 0, 0 उसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज बेसिकली वैल्यूज होती हैं y की। तो अगर हम इस y की फंक्शन की, उस फंक्शन की वैल्यूज होती हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो आपके पास 1 आ जाती है। इसका मतलब है जो भी इसका रिजल्ट आपको मिलना है ना वो 1 के बराबर होना है उसका मॉड। तो इसका मतलब है इसकी रेंज जो है वो सारे यूनिट सर्कल के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसकी रेंज जो है वो यूनिट सर्कल है। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल दी हुई है, इसकी डोमेन तो वही आएगी जो इस सेट की मैंने अभी बताई है, कि मतलब ओरिजिन उसमें शामिल नहीं होगा। रेंज हम देख लेते हैं, रेंज के लिए जैसे मैंने पिछले सेट की रेंज निकाली है, इसकी भी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूं। यहां पर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली और इस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इस्तेमाल कर ली है।
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो वो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 आएगा, तो 5 आ जाता है। दूसरी तरफ ये इस z का मॉड ऊपर अलग कर लेंगे, नीचे भी z का मॉड, वो कैंसिल होंगे, ये भी 5 आ जाएगा, तो 5 + 5 10 हो जाता है। इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट है उसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिनकी मॉडुलस वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 आएगी। तो इसका रेंज सेट ये वाली क्लोज्ड डिस्क बनेगी, मतलब एक ऐसी क्लोज्ड डिस्क जिसका रेडियस जो है वो 10 के इक्वल है। ये सारी की सारी क्लोज्ड डिस्क इसकी रेंज होगी। यहां पर एक और एग्जांपल दी हुई है, इसकी हमने डोमेन भी देखनी है और रेंज भी देखनी है। डोमेन के लिए वही तरीका कार कि z माइनस नीचे जो बटे के दिया हुआ है उसको आप 0 रखें। अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो यहां से z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट आ जाता है। अब आप मुझे बता दें कि z और z कॉन्जुगेट बराबर कब होते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जब ये z जो है ये रियल होता है। z जो है ये क्या होता है, रियल होता है, मतलब इसकी वैल्यू x के इक्वल आ जाए, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो z रियल होता है, तो आप रियल वाले हिस्से को निकाल दें इसमें से। मतलब ये है कि इसमें सारे के सारे c जो है सॉरी इसकी जो डोमेन है वो सारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक्सेप्ट उसमें से आपने क्या करना है, ये वाले नंबर आपने माइनस कर देने हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर उसमें से माइनस कर देंगे। इसको आप इसकी डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं और यूं भी लिखा जा सकता है c माइनस आर। तो ये c माइनस आर जो है ये इसकी डोमेन होगी। रेंज के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, मतलब ये इस शक्ल का नंबर आ जाता है जिसका रियल पार्ट 0 है। यहाँ पर एक्स वाई जो भी पुट करेंगे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन y को 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका रियल पार्ट 0 होगा, इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो इसकी रेंज मैंने क्या लिखी, सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज रियल पार्ट इज 0। तो ये इसका रेंज सेट बनेगा। यहां तक हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। इनकी खूब प्रैक्टिस करें। ये डोमेन और रेंज वाले जो मैंने बुक्स आपको शेयर की हुई हैं उनके अंदर भी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर ये रेंज और डोमेन कम से कम इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका नहीं रहना चाहिए। तो अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई बात आपने पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं।